Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारे एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है। हमारा जो एग्ज़ाम है वो 1 नवंबर से क्या है स्टार्ट है। तो आई होप आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को ये न्यूज़ मिल चुकी होगी। अगर आप अपडेट हैं तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी होगी। तो अब हमें क्या करनी है, अपनी तैयारी को और स्पीड में करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भी आपकी प्रिपरेशन है अब उसे क्या करना है, सिर्फ रिवाइज़ करना है। ठीक है, जितने भी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है अब क्या करना है, उसको सिर्फ हम रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जितना हो सके आपको क्या करना है, सिर्फ अपना जो भी टाइम है या फिर जो भी फोकस है उसको किसको देना है, रिवीजन पर देना है। और हमारे 3-4 डेज़ में क्या होगा, ये एग्ज़ाम होगा। और जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर PYQs को डिस्कस कर रही हूँ और जो अभी मैं PYQ डिस्कस कर रही हूँ वो पेपर कब हुआ था, 14 नवंबर 2018 का पेपर है ये। और जो 2021 में पेपर हुए थे हमारे, उन सभी पेपर्स को मैंने आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर रखा है और उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने क्या कर रखी है, बना रखी है। तो अगर आप DSSB TGT सोशल साइंस के लिए स्पेसिफिकली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक बार उस प्लेलिस्ट को ज़रूर गो थ्रू करेंगे। उससे आपको क्या होगा कि जो भी PYQs हैं आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको इस टाइम पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन करेंगे। इसलिए मैं आपको बोलती थी कि जब भी आप वीडियो को देखें तो एक पेन और पेपर ज़रूर रखें और नोट्स बनाइए जो आपके लिए क्या होंगे इन टाइम के लिए, जब आपके पास बहुत ही कम टाइम पीरियड होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो बाकी मैंने ये भी बोला है कि आप अगर अदर एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं। बट अभी हमारा फ़िलहाल में DSSB का एग्ज़ाम है तो आपके लिए क्या है, ये मस्ट वॉच वीडियो है। खुद भी देखें और जो अगर आपको कोई फ्रेंड वगैरह या फिर कोई फैमिली में रिलेटिव कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसको भी आप कह रहे हैं इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे आपको क्या होगी कि अगर जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एंड सेकंड थिंग कि एक कमेंट आया था मेरे लास्ट वीडियो में कि मैंने 10 अक्टूबर को जो 2021 का पेपर है हमारा, 10 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट हुआ था, उसके मैंने शिफ्ट 1 ही डिस्कस करा है आप लोगों के साथ। तो उसका जो पेपर है वो आई गेस शिफ्ट 1 में ही पेपर हुआ था। शिफ्ट 2 और 3 का पेपर मुझे उसका नहीं मिला, तो मैंने इसलिए जो मुझे पेपर मिला शिफ्ट 1 का, इसलिए मैंने सिर्फ उसे ही करवाया। तो अगर आप देख के एक बार बताओ कि शिफ्ट 2 और 3 में पेपर हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका जो पेपर था वो शिफ्ट 1 में ही हुआ था 10 अक्टूबर 2021 का। तो इसलिए मैंने उसको क्या कर रखा है, आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर रखा है। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है 2021 के, तो सारे पेपर आपको ज़रूर देखने हैं। एक्चुअली मस्ट वॉच वीडियो है और हर एक वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करा है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करवाया है ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो नहीं छूटेगा। तो आप उसको ज़रूर देखेंगे सो दैट कि आपका क्या हो सके। अगर आपके कंटेंट नहीं है प्रिपेयर, अगर आपको लगता है कि अगर आपने कंटेंट प्रिपेयर नहीं कर पाए हो या फिर कोई भी रीज़न है, तो आप क्या करेंगे, उस वीडियो को देखेंगे तो उससे आपका क्या होगा कि जो भी आपका सिलेबस है वो सारा कवर हो जाएगा। जैसे मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है वो क्लियर हो रहा है, इसका मतलब आपका क्या है, कंटेंट ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि SST का कंटेंट इतना वास्ट होता है कि उसे 1 गो में कंप्लीट करना इज़ नॉट पॉसिबल। 100 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन हमारे SST के रहते हैं, 10 क्वेश्चन हमारी पेडागोजी रहती है। तो जो 90 क्वेश्चन है ऑब्वियसली बात है DSSB में पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाता है खुद का, तो कोई नहीं, अगर एक में नहीं हो रहा है तो दूसरे में, अगर उस दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरे में आपके कुछ, जैसे एक क्वेश्चन में आपने 90 देखे तो ऑब्वियसली बात है कुछ नहीं, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड वीडियो में अगर आप देखेंगे अगर आपको 10 क्वेश्चन नए मिल रहे हैं तो 10 नए टॉपिक का आपका सिलेबस क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। बाकी फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन हो गया हमारा, और इंडियन रिवोल्यूशन जो है हमारे वो क्या हैं, वो हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो इनको तो आपको ज़रूर देख के जाना है। इंडियन ज्योग्राफी हो गई हमारी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, इसको आपको 1 गो करके जाना है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ PYQ देख लो आप इकोनॉमिक्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए। अगर आप देखेंगे तो 2018 में जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी से,
वो जो हमारा चैप्टर जैसे जो हमारी 9th-10th की सिविक्स है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे हमारा पावर का स्ट्रगल हुआ था, पावर शेयरिंग का स्ट्रगल बोलीविया में और जो श्रीलंका वगैरह में होते हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। बट अगर आप 2021 का पेपर देखोगे तो उसमें सिर्फ नेपाल और बेल्जियम वाला आ रहा है क्वेश्चन। एंड जो आई गेस बेल्जियम और बोलीविया को मैंने मिक्स कर दिया, तो आप पेपर देख लेंगे। एंड जो नेपाल से क्वेश्चन आ रहा है, बोलीविया से क्वेश्चन आ रहा है, वो पावर शेयरिंग का जो था वो बेल्जियम से और श्रीलंका के अंदर कन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको ज़रूर देखेंगे क्योंकि 2021 में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी 10th क्लास की सिविक्स है उसको ज़रूर देखना है, ठीक है। और बाकी अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी 2021 में, तो मैंने आपको हर वीडियो में जितनी बार क्वेश्चन आया उतनी बार मैंने आपको क्या किया है वो एक्सप्लेन किया है। तो आप क्या करेंगे, मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देख के अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, आपसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनसे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैं उनसे क्वेश्चन आ रहा है। और जो हमारी DPSPs हैं उनसे भी कभी बार क्वेश्चन पूछ लेता है। और आर्टिकल्स वगैरह कुछ ज़रूर पूछा है, तो मतलब ये और आर्टिकल किससे रिलेटेड है, लाइक ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा 73rd और 74th जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये तो मतलब मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट 2021 के हर एक शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला हमारा किससे रिलेटेड है, पंचायत से। और ये वाला किससे रिलेटेड है, हमारा म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, 11th शेड्यूल। ये हमारा किससे रिलेटेड है, 12th शेड्यूल से रिलेटेड है। तो आप पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरह के चेंजेस आए हैं हमारे 18 से 21 के बीच में। तो किस टाइप के चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा इसने क्या करा है, मॉडिफाई किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 2021 का पेपर 2018 के कंपैरिजन में इजी था, मतलब मोर और लेस क्या था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। तो आपको वैसी प्रिपरेशन रखनी है। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़ को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, यानी कि हार्ड कोल के बारे में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है, कौन सा, बिटुमिनस, एंट्रासाइट, हेमाटाइट या फिर लिग्नीटाइट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि एंट्रासाइट जो है हमारा वो क्या है, हार्डेस्ट कोल यानी हार्ड कोल है। तो चलिए अब इसके बारे में हम लेते हैं सबके बारे में। इससे क्या हो जाएगा, 1 गो में आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हीट और कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। तो जिस कोयले में जितना ज़्यादा कार्बन वो उतना ज़्यादा हार्ड। और इसमें क्या हो रहा है, मॉइस्चर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा मॉइस्चर उतने वो सॉफ्ट होते जाएंगे। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है हमारा एंट्रासाइट कोल, हार्ड कोल होता है। और इसमें देखो सबसे ज़्यादा हीट और सबसे ज़्यादा प्रेशर है। हाईली डिज़ायरेबल फ्यूल बिकॉज ऑफ हाई हीट कंटेंट एंड लो सल्फर कंटेंट, सप्लाई आर लिमिटेड इन मोस्ट एरियाज। तो ये क्या होते हैं, हाईली डिज़ायरेबल फ्यूल्स होते हैं। और आपने देखा होगा कि ये बर्न भी हो जाते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो जो हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ऐसे टाइप के कोल्स पाए जाते हैं, जैसे झारखंड वगैरह वाले एरिया हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिटुमिनस, ये क्या होता है, इसके कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है। और इसमें इसके कंपैरिजन में मतलब अगर आप देखें तो ये सबसे क्या है, पीट नॉट अ कोल, एक तरीके से हम इसको कोल भी नहीं बोलते हैं। तो क्या होगा, पार्सली डिके प्लांट मैटर इन स्वैम्प एंड बॉक्स, लो हीट कंटेंट। तो मतलब कि जो प्लांट्स सड़ गल गए हैं उनसे ये बना, तो इसको हम कोल के उसमें भी मतलब कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो इसमें अगर हम हीट और प्रेशर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, लिग्नाइट ब्राउन कोल बनेगा। लो हीट कंटेंट होता है, लो सल्फर होगा कंटेंट और लिमिटेड सप्लाईज इन मोस्ट एरिया। तो ये क्या है, हमारा ब्राउन कोल है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, बिटुमिनस कोल आता है, जो कि क्या होता है, सॉफ्ट कोल होता है। मतलब कि लिग्नाइट पे हीट और प्रेशर दिया हमने तो क्या बना, हमारा बिटुमिनस बना। फिर बिटुमिनस एक्सटेंसिवली यूज एज फ्यूल बिकॉज इट्स हाई हीट कंटेंट एंड लार्ज सप्लाईज, नॉर्मली हैज़ हाई सल्फर कंटेंट। तो देखेंगे ये हाई हीट भी होता है, इसमें हाई सल्फर भी होता है। और ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल।
फिर इसी बिटुमिनस में हम जो क्या करेंगे, ज़्यादा हीट और ज़्यादा प्रेशर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, एंटेसाइट कॉल बनेगा, जो सबसे क्या होता है, हार्ड कॉल होता है। बाकी इसके बारे में हमने देख लिया, ठीक है। तो आई होप ये चारों ही क्या हो जाएंगे, अब क्लियर हो जाएंगे। अब ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कि सॉफ्ट कोल कौन सा होता है, ब्राउन कोल कौन सा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं और किस मतलब क्या रीजंस होते हैं कि ये मतलब कि इनके बीच में हम इनको कंपेयर कर पा रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली बात है, इससे अलग हट के तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इजली आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल हाईवे 1 यानी NH1 का क्या नाम है, सिरसा सूरी मार्ग, दुर्गापुर एक्सप्रेसवे, डिब्रूगढ़ टू टुईपंग रोड या फिर APCRDA ग्रीनवे। तो हमारा जो NH1 है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सिरसा सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा कि ये इसको किसने बनाया था, सिरसा सूरी ने बनाया था। तो सिरसा सूरी मार्ग है नॉर्थ दिल्ली तो कहाँ तक गया है, बंगाल। हिस्टोरिक ट्रेड एंड मिलिट्री रूल बिल्ट बाय सिरसा सूरी, नाउ पार्ट ऑफ NH19 एंड NH1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दुर्गापुर वाले एक्सप्रेसवे के बारे में देखें तो इंडस्ट्रियल फ्रेट है, पश्चिम बंगाल से यानी कोलकाता से कहाँ तक है, दुर्गापुर तक है। एक्सपेंशन अंडर भरतमाला। 6 लेन एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग इंडस्ट्रियल हब्स, तो इन जो हमारी इंडस्ट्रियल हब्स हैं उनको कनेक्ट करता है। और डिब्रूगढ़ तुईपंग रोड असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। रीजनल कनेक्टिंग इन नॉर्थ ईस्ट, तो जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं उनको क्या करता है, ये कनेक्ट होता है। पार्ट ऑफ NH2 और एशियन हाईवे नेटवर्क, तो NH2 से रिलेटेड है, इसका रणनीतिक पहुँच को बढ़ाता है। एंड APCRDA ग्रीनवे क्या है, अमरावती आंध्र प्रदेश, सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी, इको फ्रेंडली प्लानिंग बाय APCRDA, क्लाइमेट जलवायु अनुकूल डिज़ाइन। तो ये क्या है, इससे रिलेटेड है हमारा। आई होप क्लियर है इतना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज, तो जो वो इंडस्ट्रीज दूसरों के लिए क्या करती हैं, कच्चे माल का उत्पादन करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले बोलते हैं, यानी असंगठित क्षेत्र। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, लघु उद्योग। बेसिक इंडस्ट्रीज बोलेंगे, बुनियादी उद्योग। या फिर फुटलॉस इंडस्ट्रीज बोलेंगे, यानी फुटलॉस उद्योग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक इंडस्ट्रीज। सो चलिए, तो आपको पता होगा बेसिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में, वो होती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को, कोई भी इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, वो खुद ही क्या कर सकती हैं, बना सकती हैं, ठीक है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी ऐसी ही होती हैं, लेकिन जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या करती हैं, रॉ मटेरियल का निर्माण करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कर्नाटका, तो इनमें से कौन सा हमारा कर्नाटका में परमाणु ऊर्जा है, तारापुर, कालपक्कम, कायगा या फिर नारायणा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कायगा जो है एटॉमिक प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो कहाँ पर है, हमारा कर्नाटका में है, ठीक है। एंड इसकी अगर हम बारे में देखें तो जो हमारा कायगा है, लोकेशन कायगा उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। कैपेसिटी क्या है, 4 ऑपरेशनल यूनिट 220 मेगावाट ईच। तो ये क्या है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाइपलाइन दैट वाज कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट सलाया गुजरात से मथुरा यूपी, तो उसकी हमसे लेंथ पूछ रहा है 1248, 1256, 1265 या फिर 1289। सो कितने किलोमीटर की है, 1256 किलोमीटर की पाइपलाइन है ये हमारी, जो कहाँ से है, गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक बनाई गई है। तो इसका मटेरियल कौन सा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। 1256 किलोमीटर की है ये। ऑपरेटर कौन है हमारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और एक्सटेंडेड टू पानीपत हरियाणा एंड जालंधर पंजाब तक भी इसको क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। और मेनली कहाँ तक है ये, गुजरात के सलाया से लेके मथुरा उत्तर प्रदेश तक इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है पाइपलाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेट इन विच द 3 पैडी क्रॉप्स ऑस, अमन एंड बोरो आर ग्रोन, तो किन में ये सारी चीज़ें, मतलब कि उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें धान की 3 कतियाँ ऑस, अमन और बोरो उगाई जाती हैं, यानी इसमें चावल से रिलेटेड बात हो रही है।
तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, तेलंगाना में या फिर असम में। तो आपने देखा होगा कि बोरो, खासी, जयंतियाँ, ये सारे कहाँ के ट्राइब्स हैं? असम के आसपास के जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनका रिलेशन किससे है? उनसे है। तो वाकई अगर आप 3 स्टेट्स को देखेंगे तो उनमें से कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से बिलोंग नहीं करती हैं। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे ऑब्वियसली बात है एक ट्राइब रहती हैं, स्पेसिफिक ट्राइब्स रहती हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उस एरिया को उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो वहाँ के एरिया होते हैं उनके नाम वैसे होते हैं, वहाँ के टाइप के क्रॉप्स वैसे होते हैं, वहाँ के प्रोडक्ट्स को हम उसी नाम से प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर जहाँ पे इस टाइप की ट्राइब्स पाई जाएंगी और वो उस टाइप के प्रोडक्शन या फिर क्रॉप्स को उगाएंगे, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसी नाम से जानने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि हमारा क्या है, एरिया स्पेसिफिक हो जाए वो, और इससे क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न का, डेट इज़ असम। हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, तो ऑस हमारा ऑटम राइस है, प्री मानसून के टाइम पे उगाया जाता है। अमन हमारा विंटर राइस है, मानसून और मतलब जून में सो किया जाएगा जुलाई तक, और हार्वेस्ट किया जाएगा नवंबर दिसंबर में। और बोरो क्या है, समर है, ड्राई सीजन में उगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 7, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू। तो ऑनरशिप के रिगार्डिंग पूछ रहा है, ठीक है, यानी स्वामित्व के आधार पर। तो मेटलॉजिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, यानी धातुकर्मीय, यांत्रिक और वैद्युत। तो मेटल्स के रिगार्डिंग नहीं पूछा हमसे, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, साइज़ के हिसाब से नहीं पूछा हमसे, एग्रीकल्चर बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड या फिर मिनरल्स। तो एरिया के हिसाब से नहीं पूछा हमसे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट या फिर कॉर्पोरेशन। तो हमसे क्या पूछा है, ऑनरशिप के बारे में, यानी स्वामित्व के बारे में। तो पब्लिक या फिर प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल हो गया, पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट या फिर सार्वजनिक हो गया, और ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का, कि उसका कंपनी को कौन ओन कर रहा है, कौन उस कंपनी का मालिकाना हक रखता है। तो ये हमें कौन से स्टेटमेंट से पता चल रहा है या फिर कौन से ऑप्शन से पता चल रहा है, डी ऑप्शन से पता चल रहा है कि वो कैसी कंपनी है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, जॉइंट वेंचर बना रखा है उन्होंने, कोऑपरेटिव बना रखा है। क्लियर इतना। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मोर और लेस क्या होते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपका अभी भी कंटेंट कवर नहीं हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे ऑब्वियसली बात है मैराथन वीडियोस को देख लेंगे। बहुत सारी मैराथन वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअली 7-7, 8-8 घंटे की वीडियोस हैं। उनको सबसे पहले काम करो, उनको देख लो। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मेरा कंटेंट कवर नहीं हुआ, जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ आपको सुना हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बार ज़रूर उन वीडियोस को देख लेना है, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन ही सुने हुए नहीं लग रहे हैं फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको ये लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने सुना है, याद है नहीं है, उससे मैटर नहीं करता, उससे आप क्या करेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं सुना है फिर आपके लिए क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि अगर ऐसा आपको लग रहा है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि ऐसा किसी के साथ होगा, अगर क्योंकि हमने फॉर्म ही फैब में भरे थे, तो अब तक तो अगर हम एक दिन में 1 पेज भी पढ़ते आप लोग तो पूरा सिलेबस आपका 2 बार कवर हो जाता है। तो मैं एक एक्सेप्शनल केस में कह रही हूँ, ठीक है। बाकी जितना हो सके आपको क्या करना है, इस टाइम पे रिवीजन को ध्यान देना है। तो पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं, ऑन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, एग्जांपल भेल, सेल, ONGC, ये हो जाएंगे, मतलब सरकार द्वारा क्या होता है, इनका स्वामित्व और संचालन किया जाता है। फिर प्राइवेट सेक्टर हो गया, ऑन बाय इंडिविजुअल और कंपनी, तो कोई इंडिविजुअल या फिर कंपनी करती है, जैसे टाटा स्टील हो गया, रिलायंस हो गया, तो निजी व्यक्ति या फिर कंपनी इसको क्या करेंगे, स्टील वो करेंगी। नेक्स्ट हमारा जॉइंट वेंचर, ओन बाय जॉइंटली बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज़, एग्जांपल हो गया हमारे जैसे मारुति उद्योग, पेट्रोनेट, LNGC, यानी सरकार और निजी कंपनियों द्वारा जो ग्रुप बना लेती हैं वो हो सकते हैं। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर्स कौन से हो गए, ऑन एंड मैनेज बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर और वर्कर, यानी उत्पादकों का या श्रमिकों के समूह द्वारा स्वामित्व है और संचालन किया जाता है। उदाहरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अमूल हो गया हमारा, इंडियन कॉफ़ी हाउसेज हो गए, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको क्या होगा
क्लियर होगा इन कंपनीज़ के बारे में। तो ये क्या था, वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बोला है कि इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हार्ड क्वेश्चन ही दिया जाएगा। लेकिन अगर आप हार्ड क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस तो सभी कर सकते हैं, आपके लिए क्या है, हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस को तो ऑब्वियसली बात है जितने भी कॉम्पिटिटर हैं वो सब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द ऑयल ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस, यानी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने क्या करा, आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशी को देश की प्रकृति के माप के रूप में घोषित किया था। इंडोनेशिया, सिंगापुर, इंडिया या फिर भूटान। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो भूटान ने क्या करा था, बोला था कि उनका जो डेवलपमेंट का रीज़न है क्या है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है। ठीक है, तो हम कुछ यहाँ पर इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे गुड गवर्नेंस होता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, कल्चर प्रिजर्वेशन होता है, और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे, जो हमने अभी डिस्कस करा, डेट इज़ जो हमारा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसके बारे में ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। मतलब एक कंट्री का अगर गवर्नेंस अच्छा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी फोकस कर रहे हैं, कल्चर को भी प्रिजर्व कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट को भी कंजर्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसके अंडर आता है। और चलिए हम देखते हैं कुछ इंडेक्स को, और उसमें इंडिया की रैंक को भी देख लेंगे। तो क्या हमारा इंडिया का रैंक है, और ये क्या है, उस पर मतलब कि नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चैनल के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ कितना इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो क्लाइमेट चेंज इंडेक्स परफॉर्मेंस में इंडिया की 10th रैंक है, और डेनमार्क क्या है, टॉप पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की 4th रैंक है, यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पर है। हनली पासपोर्ट इंडेक्स में 85th रैंक है इंडिया की, और सिंगापुर क्या है, टॉप पर है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आप ज़रूर याद रखें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI 130वीं रैंक है इंडिया की, और स्विट्ज़रलैंड ने क्या किया है, इसको टॉप किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वीं रैंक है हमारी, और बेलारूस क्या है, नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो 118वें रैंक पर हम हैं, और फिनलैंड क्या है, नंबर 1 पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे 39th रैंक है हमारी, स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पर है। GDP रैंकिंग, नॉमिनल GDP, आपने नॉमिनल GDP और रियल GDP दो GDP के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे नॉमिनल GDP की बात हो रही है। हम 5th नंबर पर हैं, $4.27 ट्रिलियन। तो अभी हमने क्या किया है, जापान को पीछे छोड़ के हम क्या आ गए हैं, 4th रैंक पर आ गए हैं। ठीक है, हम कौन से रैंक पर आ गए हैं, 4th रैंक पर। हमने किसको सरपास करा है, जापान को सरपास किया है। ठीक है, इतना को क्लियर है। बाकी क्या करेंगे, अपडेट खुद भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ के सहारे रह जाएंगे। ठीक है, तो और इसमें टॉप पे कौन है, हमारा यूनाइटेड स्टेट्स आता है। फिर दूसरे नंबर पे हमारा कौन सी कंट्री आती है, चाइना आती है। नेक्स्ट है हमारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 220वीं रैंक है हमारी, IIT बॉम्बे आता है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड क्या है, नंबर 1 पर है। टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग पर 201 IISc बेंगलुरु टॉप पर है, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड क्या है, ये भी टॉप पर है। मतलब हमारी रैंक 201 है, और इसमें भी क्या करा है, ऑक्सफोर्ड ने टॉप करा है, किसमें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी, और टाइम हायर एजुकेशन में भी। क्रिकेट ODI रैंकिंग में हम फर्स्ट पर हैं, इंडिया टॉप पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच बोट इज़ नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी, यानी अरेबियन सी की क्वीन को किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। कोची पोर्ट को, मरमगांव पोर्ट को, कांडला पोर्ट को, या फिर मुंबई पोर्ट को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, यानी कि कोची पोर्ट को हम अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं। सो लोकेशन क्या है, कोची, केरला में, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मेजर स्पाइसेस ट्रेडिंग हब है हमारा सिंस 14th सेंचुरी। नेक्स्ट है कॉलोनियल लेगेसी, फर्स्ट यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, पोर्तुगीज़ 1503। तो यूरोपियन की कॉलोनी बनी थी हमारी। सबसे पहले आपको पता होगा पुर्तगाल लोग क्या हुए थे, इंडिया में आए थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसको।
ग्लोबल ट्रेड रोल क्या है, कनेक्ट करता है इंडिया को अरेबिया से, यूरोप से एंड चाइना विया सी ट्रेड से, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड वल्रापदम टर्मिनल, विलिंगटन आइलैंड एंड फोर्ट कोची। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा कोची के बारे में। बाकी को अगर हम देखें जो हमारे ऑप्शंस में दे रखे थे, तो कोची पोर्ट, कोची केरला में है, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल एट वेलापदनम। और मरमगांव कौन सा है हमारा, गोवा का है। ओल्डेस्ट नेचुरल है हमारा कांडला पोर्ट क्या है, जिसे हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, कच्छ गुजरात में है। इंडियाज़ लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है हमारा वॉल्यूम के मामले में। फिर मुंबई है, मुंबई में हिस्टोरिक गेटवे ऑफ इंडिया इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी पोर्ट्स हमारे ऑप्शन में दे रखे थे सभी की क्या है, अपनी कुछ न कुछ इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो ये क्या है, हमारे सारे पोर्ट्स हैं इंडिया के, तो इनको आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारा दीनदयाल पोर्ट है, जैसे कांडला पोर्ट के नाम से जानते हैं। मुंबई है हमारा, मुंद्रा है एंड पोरबंदर है, वेरावल है। तो ये मोस्टली शहर है गुजरात के हैं, भावनगर, भरूचा, सूरत। फिर अब हमारा क्या हो गया, मुंबई के पोर्ट आने स्टार्ट हो गए। मुंबई के पोर्ट है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, रत्नागिरी पोर्ट। फिर गोवा में है पणजी, मोरमुगांव, ये दोनों पोर्ट क्या है हमारे गोवा के पोर्ट्स हैं। और नेक्स्ट है हमारा केरला का पोर्ट, केरला कर्नाटका कुछ भी देख लें, तो मेनली कर्नाटका का है ये, मैंगलुरु, और ये कर्नाटका का ही शहर है। कोची एंड अलापुंजा, ये सारे क्या हैं केरला के हैं। फिर तमिलनाडु में हमारा कौन सा है, थूथुकुडी एंड नागापट्टिनम, चेन्नई, एन्नोर एंड कट्टुपल्ली, ये सारे क्या हैं कर्नाटका के कुछ फेमस हमारे सी पोर्ट्स हैं। एंड अगर हम अदर्स को देखें आंध्रा के, तो आंध्रा में कौन सा हमारा कृष्णापट्टनम है एंड मछलीपट्टनम, जिसे हम मसूलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका एंशिएंट नेम क्या है, मछलीपट्टनम। एंड है हमारा काकीनाडा, विशाखापट्टनम, ये सारे क्या हमारे आंध्रा के हैं। फिर उड़ीसा में हमारा पारादीप, और वेस्ट बंगाल में हमारा क्या है, हाल्डिया पोर्ट है, ठीक है। क्लियर है इतना, ये सारे पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया के। आपसे कोई भी पोर्ट पूछ सकता है, तो आपको क्या होगा, सब पता होना चाहिए लोकेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। तो इनमें से कौन सा कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है, ब्राज़ील, कोलंबिया, श्रीलंका या फिर इंडिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राज़ील क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कॉफ़ी का प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा कौन है हमारा, डेट इज़ ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप इंडिया के बारे में भी एक बार ज़रूर देख के जाएंगे। आई गेस कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ पर होता है, कर्नाटका में होता है, ठीक है। एक बार आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मैं आपको पहले ही बोल के चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956। तो 1956 में जो औद्योगिक नीति आई थी उसका उद्देश्य क्या था, ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, या फिर रीजनल इक्वालिटी यानी प्रादेशिक समानता। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीजनल इक्वालिटी, यानी जो प्रादेशिक समानता है उसको बढ़ावा देना है, वो क्या था हमारा मेन पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while determining the poverty line in India, a minimum requirement of food was taken into consideration. What is the average requirement of calories per person per day in rural areas? तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार देखा होगा और इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसमें से पूछ रहा है कि हमसे किसके रिगार्डिंग, रूरल एरिया के रिगार्डिंग हमें कितना कैलोरीज लेनी चाहिए। पॉवर्टी लाइन मतलब कि अगर वो रूरल एरिया यानी गांव के क्षेत्र में अगर इससे कम कैलोरीज ले रहे हैं तो क्या है, पॉवर्टी लाइन के अंदर आएंगे। तो 2400 कैलोरीज उनके लिए निर्धारित की गई है, 2300, 2100 या फिर 2200। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि इसका डिवीज़न क्या हुआ था, 2400 कैलोरीज
जो हमारे 2100 और 2400 कैलोरीज, यानी जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं वो कितनी लेंगे, 2100 कैलोरीज लेंगे, और जो रूरल एरियाज़ हैं उनको कितनी लेनी है, कम से कम 2400 कैलोरीज लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द मेजर क्राइटेरियन कंसिडर बाय द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासीफाई द कंट्री इज। तो देशों के वर्गीकृत करने के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट 2006 द्वारा विचार किया गया प्रमुख मानदंड क्या था, मतलब किस बेसिस पे ये रिपोर्ट उसने पेश की थी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बेसिस पर, नेशनल इनकम के बेसिस पर कैपिटल इनकम के बेसिस पर, या फिर हेल्थ के बेसिस पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो रिपोर्ट बनाई गई थी वो पर कैपिटल इनकम के बेसिस पर बनाई गई थी। और पर कैपिटल इनकम क्या होता है कि जो कंट्री में लोग रह रहे हैं तो पर पर्सन यानी उनकी इनकम कितनी है। तो हम क्या करते हैं, इसका एवरेज पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मतलब इस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उसमें से अगर मैं किसी एक बंदे की सैलरी उठाऊं तो वो कितनी अर्निंग कर रहा है। तो क्या होता है, पर कैपिटल इनकम हमारा माना जाता है। ठीक है। सो पर कैपिटल इनकम क्या बताता है, इट रिफ्लेक्ट्स द एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल इन द कंट्री, यानी किसी देश के व्यक्तियों की औसत आय को दर्शाता है। हेल्प्स करता है डिस्टिंग्विश बिटवीन लो इनकम, मिडिल इनकम एंड हाई इनकम। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया की जो पर कैपिटल इनकम आई, एवरेज निकल के आई कि हमारे इंडिया का जो हर एक पर्सन है वो क्या करता है, 50,000 रुपीज़ एटलीस्ट कमाता है। तो पर पर्सन की इनकम कितनी है, 50,000 है। क्योंकि जो हम एवरेज निकालते हैं, आपको पता है एवरेज क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट होती है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, जो सबसे लोएस्ट होती है उस डाटा को भी इंक्लूड किया जाता है। फिर जितने हमारे नंबर होते हैं उन सबको ऐड करके जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड किया जाता है, फिर हमारा क्या होता है, एवरेज निकल के आता है। तो अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी इनकम 10,000 भी है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी इनकम क्या है, 5 लाख या फिर 5 करोड़ रुपए भी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या किया गया है, उसको डिवाइड, मतलब इससे क्या करता है, पता चल जाता है कि किसकी इनकम लो है, किसकी मिडिल है और किसकी इनकम क्या है, हाई है। ठीक है। सर्व एज प्रॉक्सी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ये क्या करता है कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको दर्शाता है। ऑब्वियस सी बात है, जितना हमारा पर कैपिटल इनकम होगा उतना हमारे जो पब्लिक है उनका लिविंग स्टैंडर्ड होगा। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी सैलरी जितनी ज़्यादा है आप उतनी ही ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड आपका अच्छा होगा, उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को आप क्या कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेम द प्रोग्राम दैट प्रॉमिस 100 days ऑफ गारंटी वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू ऑल रूरल हाउस होल्ड हु वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो मतलब कि 100 दिन का रोज़गार किस में दिया जाता है, PMRY में, PMEGP में, NREGA में, नरेगा बोलते हैं इसको, या फिर REGP में। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेगा। तो देखते हैं हम इसको एक बार। तो PMRY प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। तो इसको क्या किया जाता है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको क्या किया जाता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की जाती है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं। अर्बन एंड रूरल एरिया अनएम्प्लॉयमेंट यूथ 18 से 35 डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स के हैं, बनाए गए हैं। यह क्या इसकी गवर्निंग बॉडी है। PMEGP प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम प्रमोट करती है माइक्रो एंटरप्राइजेस को क्रेडिट लिंक सब्सिडीज़ के द्वारा। फिर होता है हमारा नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसको क्या कर दिया गया है, मनरेगा कर दिया गया है, यानी कि MG मतलब महात्मा गांधी। प्रोवाइड करता है 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर। तो मतलब जो अनस्किल्ड लेबर है उनको एटलीस्ट 100 दिन का क्या किया जाएगा, रोज़गार दिया जाएगा। और अगर मैं बोलूँ तो ये सबसे पहले सेटअप कब हुआ था, 2006 में, और इसका नाम चेंज नरेगा से मनरेगा कब किया गया, 2009 में किया गया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है। रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर। तो जो लोग जॉब करना चाहते हैं बट अनस्किल्ड होने की वजह से उनके पास जॉब नहीं है, तो उनके लिए बनाया गया है रूरल एरियाज में। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। फिर REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट थ्रू विलेज इंडस्ट्रीज। तो ये क्या है हमारा, इनके एक्सप्लेनेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मिनरल्स अकर्स इन डैश इन इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो हमारे खनिज होते हैं इग्नेस रॉक और कायांतरिक रॉक के, वो कौन से चट्टानों में पाए जाते हैं? लोड्स, बेड्स, लेयर्स या फिर रेजिडुअल मासेस। तो जो हमारे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के मिनरल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? हमारे लॉड्स में पाए जाते हैं, और बेड्स और लेयर्स में जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसके मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्या है क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट्स डिस्कस फर्स्ट देन। तो लोड्स क्या होते हैं? मिनरल फाउंड इन क्रैक्स फॉल्ट्स ऑफ इग्नेस मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी अग्नि या फिर रूपांतरित चट्टानों की दरारों में पाए जाने वाले खनिज जैसे टिन, कॉपर, जिंक, लेड। बेड्स, मिनरल डिपॉजिट्स इन हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, तलछटी चट्टानों की क्षैतिज परतों में पाए जाने वाले खनिज कोल एंड आयरन। लेयर्स में जनरल टर्म फॉर मिनरल रिच स्ट्राटा और शीट्स, खनिजों के युक्त परतों या चादरों के लिए सामान्य शब्द जैसे माइका, जिप्सम। और रेजिडुअल मासेस में मिनरल लेफ्ट आफ्टर डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, यानी सतही चट्टानों के अपघटन होने के बाद बचा हुआ जो खनिज बचता है, जैसे बुक्साइट हो गया, लेटेराइट्स हो गया। ठीक है, सो हमारे पास टाइम अब कम है, प्रिपरेशन और कंटेंट हमें ज़्यादा कवर करना है। आपको क्या करना है? टाइम मैनेज अच्छे से करना है। आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे? टाइम टेबल बनाएंगे जिस पे क्या करना है, आपको मेहनत करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। पूछ रहा है जूट जो हमारे होते हैं वो कौन से क्रॉप पे कौन से सॉइल पे उगाया जाता है? ब्लैक सॉइल पर, रेड सॉइल, एलोवियल सॉइल या फिर येलो सॉइल। तो अगर आपको यहाँ पर रीज़न भी पता है हमारा जूट का, तो जूट की सबसे ज़्यादा जो क्रॉप उगाई जाती है हमारे वेस्ट बंगाल वगैरह जो साइड वाला रीजन है, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इन सब के रीजन में, बांग्लादेश हो गया, इनमें ज़्यादा उगाई जाती है। और यहाँ पर कौन सी रिवर पाई जाती है? हमारी गंगा रिवर पाई जाती है। और गंगा रिवर किसके लिए मेन है? हमारे एलुवियल रॉक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी इस रीजन को हम एलुवियल बेल्ट, गंगेटिक बेल्ट के भी नाम से जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलुवियल सॉइल पर जूट क्रॉप्स को उगाया जाता है। सो ब्लैक सॉइल है हमारा, क्लेई मॉइस्चर, रिटेंटिव, रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम होता है इसके अंदर। महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कॉटन, सोयाबीन, ज्वार, पल्सेस, इन ये फसलें इस पर उगाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा रेड सॉइल, सैंडी, पुअर इन नाइट्रोजन, रेडिश ड्यू टू आयरन ऑक्साइड की वजह से। तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड में पाई जाती हैं। मिलेट्स, ग्राउंडनट्स, पोटैटोस, ये सारे क्या हैं? मेनली क्रॉप्स हैं। एलुवियल सॉइल, फर्टाइल, लूमी, रिच इन पोटाश, पुअर इन नाइट्रोजन। इंडो गंगेटिक प्लेन, पंजाब एंड बिहार, तो इनमें पाई जाती है। राइस, वीट, शुगर केन, पल्सेस, हमारे जूट से मतलब सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है हमारी। ठीक है, येलो सॉइल हो गई, फाउंड इन ह्यूमिड एरिया, येलो ड्यू टू हाइड्रेटेड आयरन। सो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, इसमें क्या होते हैं? पैडी, ऑयल सीड, पल्सेस, इन सबको उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। डिजास्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू, तो आप देखेंगे डिजास्टर और सॉइल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। सो आपको एक आइडिया देती जा रही हूँ क्या क्या टॉपिक आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है। डिजास्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। फ्लड कम अंडर विच टाइप ऑफ डिजास्टर, तो फ्लड पूछ रहे कौन सा डिजास्टर के अंदर आएगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाढ़ का किससे रिलेशन है। क्या बाढ़ ज़मीन पर आती है, या फिर एक डिज़ीज़ है कोई, लाइक जैसे कि बायोलॉजिकल डिजीज़ होते हैं जैसे कोरोना वगैरह आ गया, क्या ये हैं? या फिर बाढ़ का रिलेशन हमारे एटमॉस्फेयर से, मतलब हवाओं में बाढ़ आती है, या फिर हमारा वाटर बॉडीज से रिलेटेड है। तो टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो स्थलीय होते हैं, यानी जो लैंड्स पे आ गए, जैसे हमारे डिज़ास्टर्स लाइक होते हैं ना कि सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। नेक्स्ट हमारा बायोलॉजिकल, जैसे मैंने भी आपको डिजीज़ बताई, जैसे जो बैक्टीरिया वगैरह से या फिर वायरसेस से होती हैं। फिर एक्वाटिक, इनका रिलेशन किससे है? जल से रिलेटेड है। और एटमॉस्फेयर में आपका वायु से रिलेटेड है, जैसे जो टोर्नाडोज वगैरह होते हैं वो इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर किससे कनेक्शन है? हमारा एक्वाटिक यानी जल से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर
हो जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं एटमॉस्फेयर में जैसे ब्लिजार्ड्स हो गए, थंडरस्टॉर्म हो गया, लाइटनिंग हो गई, टोर्नेडोज हो गए, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ड्रॉट्स, हेलस्टोन, फ्रॉस्ट, हीट वेव्स और लू कूल वेव्स, ये सारे क्या है हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। टेरेस्ट्रियल हो गया हमारा अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, एवेलांचेस, सबसाइड्स, सॉइल इरोजन। नेक्स्ट हमारा एक्वेटिक में फ्लड, टाइडल वेव्स, ओशन करंट, स्टॉर्म सर्ज, सुनामी, ये सारे क्या हो गए हमारे एक्वेटिक से रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट हमारा बायोलॉजिकल, प्लांट एंड एनिमल एज कॉलोनाइजर, लोकट्स, इंसेक्ट्स, इन्फेक्टेशन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरल डिजीज सच एज बर्ड फ्लू, डेंगू, कोरोना अभी रिसेंट का है। तो ये सारे क्या हैं इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, To signify the achievement of the Green Revolution, a stamp was released by the Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. This stamp was entitled as, मतलब कि हरित क्रांति की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था। यह टिकट किस प्रकार था? व्हीट रिवोल्यूशन इन जुलाई 1968, ग्रीन रिवोल्यूशन in June 1967, Rice Revolution in September 1965, येलो रिवोल्यूशन इन मार्च 1966। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो स्टैम्प जारी किया गया था दैट वाज रिलेटेड टू व्हीट रिवोल्यूशन इन जुलाई 1968। सो एम.एस. स्वामीनाथन को हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर के नाम से भी जाना जाता है, तो नॉन इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। और 1925 में तमिलनाडु में क्या हुए थे, ये पैदा हुए थे। तो आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और इंडिया वॉज ऑन वर्ज ऑफ मास फेमिन, आपको पता है इंडिया में फेमिन्स बहुत मतलब आते रहते हैं, क्योंकि जो हमारे इंडिया की लार्ज बॉडी या फिर लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो किस पर करती है? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी की वजह से क्या होते हैं कि हमारे जो अर्थ की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे फेमिन्स आते हैं। तो इन्होंने क्या करा था, HY सीड्स जो होती हैं हमारे हाई वेराइटी सीड्स होती हैं, इनको आपने 9th-10th का इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो उस पर क्या करा था इन्होंने, वर्क करा था। ये क्या होती हैं, काफ़ी फर्टाइल होती हैं, जो मतलब कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है। और इन्हें क्या किया गया था, ही हैज़ बीन अवार्डेड विद वर्ल्ड फूड प्राइज़, अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस, पद्म विभूषण एंड मैनी मोर अवार्ड्स भी इनको क्या किए थे, दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस आर प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट टू हैव अ बफर स्टॉक, दिस इज़ डन वेयर, यानी गेहूँ और चावल के स्टॉक को बफर स्टॉक रखने के लिए सरकार द्वारा खरीदा जाता है, यह के माध्यम से किया जाता है। यानी कि ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्टॉक्स हमारे किसानों से परचेज़ कर लेती है। जो गेहूँ चावल आपको पता होगा राशन पे गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारे मतलब एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम है, अगर उससे उनकी कम है तो उनको रीज़नेबल प्राइस पर उन क्रॉप्स को क्या करती है गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? बैंक्स के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है हमारा, या फिर कॉरपोरेटिव सोसाइटी से, या फिर फूड कॉरपोरेशन इंडिया। तो जो बफर स्टॉक रखा जाता है वो स्टॉक किसके द्वारा किया जाता है? हमारा फूड कॉरपोरेशन इंडिया के द्वारा। और जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसमें किसका रोल आ जाता है? हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप क्या करेंगे, राइट आंसर को क्लिक कर सकते हैं ईजिली। मतलब मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम में जाके परेशान और नर्वस नहीं होना। कई बार आप नर्वस होने के चक्कर में क्या करेंगे, फालतू में गलत आंसर को टिक लगा देंगे। आपके पास टाइम भी रहेगा, आपके पास कॉन्सेप्ट भी रहेगा। तो बिल्कुल कूल माइंड होइए, पानी पीजिएगा आराम से। The Food Corporation of India is primary agency responsible for procuring wheat and rice from farmer at minimum support price। तो आपको पता है कि जब फार्मर्स
क्रॉप को लगाते हैं उससे पहले क्या किया जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब एक प्राइस को क्या कर दिया जाता है, पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है कि आपकी जो क्रॉप है उसको गवर्नमेंट इतने रुपीज़ में लेगी, सो दैट कि क्या हो जाएगा, वो जो फार्मर है वो भी उनको एक तरीके से तसल्ली हो जाएगी कि इन फ्यूचर उनको क्रॉप क्या करना पड़ेगा, वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है हमारे फार्मर्स को। फिर इंश्योर फूड सिक्योरिटी, इंश्योर करेगा, स्टेबलाइज करेगा मार्केट प्राइस को। फिर सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन अंडर स्कीम लाइक NFSA PMGKY, तो ये सारे हैं। फिर हैंडल करता है इमरजेंसीज लाइक ड्रॉट्स और सप्लाई डिस्ट्रप्शन को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो जैसे ड्रॉट्स वगैरह वाली सिचुएशन अगर अराइज होती है तो एक प्रॉपर स्मूथ वे चलता रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो। जैसे अभी आपने कोरोना के केसेस देखे होंगे कि उसमें कितना प्रॉब्लम आया था, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए थे इसके रिगार्डिंग, तो आपने हाल ही में इन सबको देखा है। उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। बाकी बैंक्स क्या होते हैं, वित्तीय लोन लेन देन के लिए काम आते हैं, इनका खाने से कोई रिलेशन नहीं है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये वितरण प्रणाली है, खरीद प्रणाली नहीं है, जो मैंने अभी आपको पता है कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ राज्यों में सहायक भूमिका निभाती हैं लेकिन मुख्य एजेंसीज नहीं है ये। फिर है हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, MSP पर गेहूँ यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गेहूँ और चावल की खरीद, भंडारण और वितरण के मुख्य जिम्मेदारी को निभाता है, हमारा गवर्निंग बॉडी है ये, जिसका रिलेशन क्या है इसी से। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर वॉज द सलीम स्टील प्लांट इन तमिलनाडु कमीशन, यानी तमिलनाडु में सेलम इस्पात संयंत्र किस वर्ष चालू किया गया था, 1992 में, 52 में, 82 में या फिर 1972 में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको 1982 में इस्टाब्लिश यानी चालू किया गया था। किसको, हमारे सेलम इस्पात को, कहाँ पर, तमिलनाडु में। कुछ हम और को देख लेते हैं, हमारे स्टील प्लांट्स हैं ये, तो मुझे लगा शायद ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, अगर एक क्वेश्चन को पूछा है, हालांकि 2021 में तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर झारखंड में है, फर्स्ट प्राइवेट स्टील प्लांट है ये हमारा, 1907 में क्या किया गया था, बनाया गया था, एशिया का ओल्डेस्ट स्टील प्लांट है ये। अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में उसने ईयर ही पूछा था। नेक्स्ट हमारा भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, सेल यानी क्या है, गवर्नमेंट बॉडी हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये टाटा का था तो ये प्राइवेट था। नेक्स्ट हमारा बोकारो झारखंड में है, ये भी क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया अंडर सेल, तो ये भी क्या एक तरीके से गवर्नमेंट की है, जैसे हमने देखा ना सेल, भेल, गेल, ये सारे क्या हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। रोकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, फर्स्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक सेक्टर प्लांट इंटीग्रेटेड है हमारा, 1955 में बनाया गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर क्या है, वेस्ट बंगाल में, अभी थोड़ी देर पहले हमने दुर्गापुर के बारे में पढ़ा था। सेल यूनिट स्पेशलाइज इन अलॉय एंड स्पेशल स्टील्स के मामले में है। विजयनगर स्टील प्लांट, जिसे हम JSW के नाम से भी जानते हैं, भिलारी कर्नाटका में है, लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन स्टील प्लांट इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा कालीगनागर स्टील प्लांट, जयपुर दैट इज़ जाजपुर उड़ीसा में है। टाटा स्टील्स मॉडर्न फैसिलिटी विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, विशाखापट्टनम आंध्रा में है। सेलम स्टील प्लांट तमिलनाडु, अंगुल स्टील प्लांट JSPL अंगुल उड़ीसा में। तो अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा में 3 हैं, झारखंड में 2 हैं, छत्तीसगढ़ में 1 है, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, इन सब में क्या है, एक एक हमारे स्टील प्लांट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा और क्वेश्चन आपको क्या लगे होंगे, कुछ ऐसे मिले होंगे जिनको आपने देखा होगा, लेकिन मैंने आपको अभी बोला कि जो आपको पता है वो ऑब्वियस सी बात है मोस्टली लोगों को पता, आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो सबको पता नहीं है, तभी क्या कर पाएंगे आप कट ऑफ में अपनी रैंक को ला पाएंगे। तो आपको तैयारी भी वैसे ही रखनी है और जितना हो सके उतना ज़्यादा क्या करना है, सिर्फ आपको रिवीजन पर फोकस करना है। डेट शीट आ गई है हमारी, 1 नवंबर से हमारे TGT सोशल साइंस का, हालांकि पेपर तो अक्टूबर के से ही स्टार्ट है, 1 अक्टूबर से, लेकिन हमें हमारी उसको देखना है, हमारे TGT सोशल साइंस का पेपर कब से स्टार्ट है, 1 नवंबर से, और
बीच बीच में एग्ज़ाम्स हमारे जैसे 1-2 को है, 4 को है, मतलब ऐसे हमारे क्या हैं डेट्स को स्पेसिफाई उन्होंने करा है। और 3 शिफ्ट में पेपर होंगे, तो सोचिए अगर 7 दिन 8 दिन भी पेपर होते हैं, 3-3 शिफ्ट में होते हैं, तो कितने सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म को भरा है। वैकेंसीज आपको पता है, मतलब कि आपको पता है कि कितना कॉम्पिटिशन होने वाला है। टफ़ लेवल को तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो आपके ऊपर नहीं है। बाकी आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। आपको बस ये बताना है कि कंपटीशन बहुत ही हाई है, तो उस लेवल से क्या करना है, उस लेवल की क्या करनी है, तैयारी रखनी है। ठीक है। सो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाकी आपको क्या करना है, जो मैंने 2021 के वीडियो डिस्कस कर रखी हैं, आपको उन्हें ज़रूर देखना है। कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार देख लिया तो आप उसको दोबारा नहीं करेंगे। रिवीजन आपको ऐसे ही करनी है। ठीक है। क्योंकि मैं बार बार, तो ऑब्वियसली बात है ना, जो पेपर एक बार मैंने डिस्कस कर लिया उसे तो हर वीडियो में मैं सेम ही क्वेश्चन पेपर को डिस्कस नहीं करूँगी। तो आपको क्या करना है, खुद आपको बार बार वो वीडियो देखनी है अपने रिवीजन के लिए। ठीक है। सो आई होप आपका सेशन आपको आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।